स्वागत है दोस्तों आपका किंजल लर्निंग के ऊपर। मैं महेंद्र चौधरी रीट के पिछले सालों के कुछ पेपर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें हम देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाली रीट में काम आ सकते हैं और हम उन टॉपिक्स को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं और आगे बनने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में। चलिए फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो पहला क्वेश्चन, ये रीट 2012 से संबंधित पेपर है। एसएसटी का ज्योग्राफी वाला पार्ट हम ले रहे हैं और साथ ही रीट लेवल फर्स्ट उसमें भी काम आने वाले क्वेश्चन इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए पहला सवाल देखेंगे हम, शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है। शहरीकरण के बारे में पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पांचवी छठी और सातवीं क्लास में ज्यादातर मिलेंगे आपको। देखिए पहला ऑप्शन है कुटीर उद्योगों का ह्रास। ये ह्रास है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती महंगाई, आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो बताइए कौन सा इसका कारण हो सकता है। शहरीकरण का कौन सा कारण नहीं है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कौन सा है, नहीं है। कुटीर उद्योगों का ह्रास, अगर हम देखेंगे कि गांवों में कुटीर उद्योगों का ह्रास होने की वजह से लोग शहर में जाने लगे हैं। और हम जानते हैं गांवों में कुटीर उद्योग, प्राचीन काल में कुटीर उद्योग गांवों में बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन अब वर्तमान में नहीं हो पाते। तो इसका मतलब क्या है, शहरीकरण का कारण यह है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल भी है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है। जहाँ जनसंख्या बढ़ेगी वहां पर शहरी सुविधाओं का विकास जरूर होगा। बढ़ती महंगाई या आवश्यक सुविधाओं का अभाव। बताइए आवश्यक सुविधाओं का अभाव की हम बात करेंगे तो आवश्यक सुविधाओं का अभाव गाँव में कम रहता है। आपको पता है गाँव में बिजली नहीं आती, सड़कें नहीं होती, पानी की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाती। तो इन समस्याओं से जूझता हुआ इंसान क्या करता है, शहरों की तरफ जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा बढ़ती महंगाई, क्योंकि बढ़ती महंगाई गांव, शहरों में तो महंगाई ज्यादा होती है, आपको लोगों को पता है अच्छे से, हर चीज के पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। तो ये आंसर इसका नहीं होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बड़े से क्वेश्चन आते हैं। और आप देखिए आपके 18 से 20 सवाल आएंगे, लगभग 18 सवाल आएंगे, ये मान के चलिए। और एसएसटी वाले पेपर में 18 सवालों में से आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप जो बैठे हो जिसने आज तैयारी शुरू की है, वो स्टूडेंट भी 10 से 12 सवाल कर सकता है। क्योंकि ऐसे सवाल आएंगे जिसमें कॉमन सेंस की जरूरत है और हम कभी ना कभी उनको पढ़ चुके हैं, तो हो जाएंगे। बट जो सिलेक्शन होगा वो बाकी जो 6-7 क्वेश्चन है उनसे सिलेक्शन होगा। तो आप बने रहिए इसके ऊपर। देखिए नेक्स्ट सवाल, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। छबड़ा तापीय, छबड़ा। और अगर अंता की बात करेंगे तो अंता भी है, एक तापीय उपग्रह है, आप जानते हो। तो अब बताइए छबड़ा और अंता की बात की तो कौन से जिले में पाया गया है, बताइए। पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा है बारां, तीसरा है झालावाड़, चौथा है सवाई माधोपुर। तो इसका आंसर बताइए कौन सा हो सकता है। देखिए इसका आंसर होगा 12। ये सवाल और अंता के बारे में सवाल, छबड़ा और अंता के बारे में सवाल कई बार पूछा जा चुका है। कम से कम हम देखेंगे तो ये सवाल 6-7 बार आ चुका है। फर्स्ट सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है ये, और फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है ये सवाल। दोनों जो एग्जाम है उनके अंदर आ चुका है। देखिए ऐसा सवाल जो ऊपर मैंने छोटे छोटे सवाल दे रखे हैं, ये सवाल 2015 वाली रीट से संबंधित है। कहीं कहीं दो सवाल भी हैं वो रीट 2018 से संबंधित है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसमें विद आंसर आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा इसका आंसर है। फिलहाल के लिए तो हम नीचे वाले कवर करेंगे जो अभी के लिए चल रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में 2015 की और उससे पिछले वीडियो में 2018 की रीट के एसएसटी से संबंधित ज्योग्राफी के सारे सवाल करा चुका हूं। तो आप ध्यान रखेंगे पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा तीनों रीट के। तो आप इस एक पीडीएफ में तीनों सालों के रीट के एसएसटी के ज्योग्राफी से संबंधित पेपर क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा सवाल, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। कौन सा पूछा है, अभ्रक उत्पादक। देखो पहले ये सवाल आते थे कि अभ्रक उत्पादक जिला कौन सा है प्रमुख, ठीक है, कहाँ किस तरीके की, एक जिले का नाम पूछते थे, फिर धीरे धीरे चेंज होकर क्वेश्चनों का तरीका अब 3 से 4 जिलों के नाम पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे कहीं अगर ऐसा कुछ आएगा खनिज से संबंधित तो आप 3 से 4 जिले याद रखेंगे, क्योंकि पहले आजकल क्या होता है कि शुरू के 2 बड़े जिले नहीं पूछते या एक जिला जिला बड़ा नहीं पूछते और बाकी के 3-4 पूछ लेते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। ए अजमेर भीलवाड़ा जयपुर, बी उदयपुर चित्तौड़ राजसमंद, सी भीलवाड़ा चित्तौड़ कोटा, और डी है जयपुर दौसा और टोंक। बताइए।
हाँ, आपको बता दूं ये जो सवाल है ये रीट 2015 में आया हुआ है और ये आया हुआ है रीट 2018 में। मैंने बताया आपको ये सवाल जो पिछली दो रीट के सवाल हैं 15 और 18 वाली, अभी हम कौन सा कवर कर रहे हैं 2012 वाली रीट का, जिसको थर्ड ग्रेड के नाम से जाना जाता था। उस वक्त थर्ड ग्रेड होती थी, 2013 के बाद में इसका नाम रीट किया गया था 2015 वाली वैकेंसी से। तो दोनों के दे रखे हैं मैंने, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए, अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। पहले नंबर पे आएगा भीलवाड़ा, फिर आएगा अजमेर और फिर आएगा जयपुर। तीनों जिलों के नाम याद रखेंगे आप इसमें। बाकी अगर हम उदयपुर चित्तौड़ की बात करेंगे तो उदयपुर चित्तौड़ में क्या पाई जाती हैं, सीसा जस्ता है, सीमेंट वगैरह है, ये सब भीलवाड़ा में आप जानते हो। भीलवाड़ा में अब्रक के साथ साथ वस्त्र नगरी भी कहलाता है ये, और यहाँ पर वस्त्रों का सबसे ज्यादा ये उद्योग भी पाए जाते हैं। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ उद्योग है और एक तरफ स्थान है। तो देखेंगे हम, पहला देखेंगे हिंदुस्तान मशीन मशीन टूल्स अजमेर में स्थित है क्या, बॉल बियरिंग क्या अलवर में स्थित है, सीमेंट उद्योग चित्तौड़ में स्थित है, ये विद्युत मीटर या जयपुर में स्थित है। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। ये देखिए ऊपर जो सवाल थे वो चट्टानों से संबंधित थे। किसी स्टूडेंट ने लास्ट क्लास में पूछा था कि सर ये जो क्वेश्चन है पृथ्वी की संरचना से संबंधित, भौतिक संरचना से, वो सवाल हटा दिए गए हैं सिलेबस से। अगर सिलेबस से हटा दिए गए हैं तो ये आपके काम नहीं आएंगे, बाकी आप इनको देख सकते हैं दोनों सवालों को। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो हमने देखा हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये अजमेर में स्थित है। क्या इसका, इसको देखा होगा आपने, एच एम टी का नाम सुना होगा, एच एम टी की घड़ियां बनती थी, एच एम टी के ट्रैक्टर भी बनते थे। हालांकि अभी ये बंद हो चुका है, काफी साल हो गए, 30 साल से ज्यादा हो गए हैं इसको बंद हुए। तो ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, अजमेर में स्थित है। इसका नाम शॉर्टकट एच एम टी भी है। आपने देखा होगा तो जयपुर में भी एच एम टी का कारखाना है, अगर आप देखोगे तो खासाकोटी सर्किल के पास में स्थित है। तो दो जगह थे लेकिन यहाँ शुरुआत अजमेर की गई थी, तो अजमेर का नाम बार बार आता है। अगर सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो ये सीमेंट है चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में आपने सुना होगा, चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं। फिर तीसरा ये देखेंगे विद्युत मीटर जयपुर में है। विद्युत मीटर जयपुर में सर्वाधिक बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान जयपुर में ज्यादा बनाए जाते हैं। रही बॉल बियरिंग की तो ये आंसर होगा, बॉल बियरिंग अलवर में नहीं है, बॉल बियरिंग उद्योग अलवर में नहीं है। कहीं ये बॉल बियरिंग कहाँ पर है बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना किस किस को पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा सवाल, कौन सा एक कथन अरावली श्रेणी के लिए सही है। यहाँ क्या पूछा है, सही है। तो पहला, वर्षा में सहायक है क्या अरावली पर्वत श्रेणी, या जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है, या जल विभाजक का कार्य करता है, या परिवहन का अवरोधक है। बताइए कौन सा सही है। हाँ, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये भयजनक भूआकृति प्रक्रियाओं की एक महान शब्दावली प्रयुक्त की जाती थी। अब ये सिलेबस से हट चुका है तो चाहे तो आप देख सकते हैं, वरना इसको हटा देना। बाकी ये पिछली रीट में आ चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आपको पता रहे। आप पिछले सालों के काफी क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आप वो क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं जो क्वेश्चन क्या है वो आपके काम के नहीं थे, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। तो आप ऐसी चीजों का ध्यान रखें कि बिल्कुल जो सिलेबस में है वो चीज पहले कवर कीजिए। हाँ, तो इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जल विभाजक का कार्य करता है। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी ऐसे है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम की ओर ये चौड़ी है और उत्तर की ओर जाते वक्त ये बहुत ही सकड़ी है। जल विभाजक का मतलब ये होता है कि ये जो श्रेणी है यहाँ पर जल या तो इस दिशा में बहकर जाएगा या फिर इस दिशा में बहकर जाएगा। ये इस दिशा से इस दिशा में नहीं जा सकते क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी काफी ऊंची है। तो यहाँ पर अपोह तंत्र आपने पढ़ा होगा राजस्थान में कि 3 प्रकार का अपोह तंत्र पाया जाता है। कि कौन सा, एक होता है जो बंगाल की खाड़ी में जाती है इस तरफ नदियां, और एक नदियां वो होती हैं जो बहकर इस तरफ अरब सागर में जाती हैं। बाकी तीसरे नंबर की नदियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं, वो नदियों का पानी कहीं ना अरब सागर में जाता है ना बंगाल की खाड़ी में जाता है, वो यहीं पे लुप्त हो जाता है क्योंकि ये नदियां ज्यादा दूरी तक प्रवाहित नहीं होती हैं। तो इसलिए इसको जल विभाजक का कार्य करता है। बट ध्यान रखना, परिवहन के लिए
अवरोधक भी है, लेकिन क्या होता है ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जो एक बार क्वेश्चन आ गया उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। आप देखोगे कि अगर आप पिछले सालों के पेपर उठाकर देखोगे सभी एग्जाम्स के राजस्थान के, तो आपके रीट में जो आने वाले क्वेश्चन हैं प्लस ये जो आ चुके हैं, उनमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो रिपीट हुए हैं पिछले सालों के पेपर से, रीट से नहीं हुए हैं। किसी और एग्जाम जो लगे हैं, राजस्थान के आरएस एग्जाम लगी हैं या एसआई की लगी हैं, राजस्थान पुलिस की लगी है, उनमें से वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होके आते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? कौन सी है परंपरागत? हमने पिछली पेपर में पढ़ा था कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं या जैव संसाधन कौन से हैं, हमने ये पढ़ा था। ये ऊपर देख सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप देख लेना, आपके काम आएंगे। इसके आंसर पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो देखिए, तालाब आएगा, कुआ आएगा, नदी आएगी या टांका आएगा। परंपरागत विधि है पूछा है, आप ध्यान रखेंगे। तो परंपरागत विधि में कौन सी हो सकती है? अब देखो क्वेश्चन तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन आप यहाँ पर गड़बड़ कर जाते हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में थोड़ा प्रेशर रहता है। उस वक्त आप क्या करते हो कि इजी आने वाले क्वेश्चनों को भी आप गलत करके आते हो। आपने भी देखा होगा, आपने जिन लोगों ने एग्जाम दे रखी है, आपको अच्छे से पता है कि आपने कई बार क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन भी गलत करके आए हो। इसका आंसर होगा टांका। टांका अगर आप देखोगे तो जैसलमेर बाड़मेर में बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। वहां पर एक एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाते हैं, उसी को टांका कहते हैं। उस टांके में जो वर्षा काल में पानी आकर भर जाता है, उसको बंद करके रखते हैं और लॉक लगा के रखते हैं वहां पर। वहां पानी का मोल बहुत ज्यादा माना जाता है, ताकि वो पानी खराब नहीं हो, किसी वस्तु की किसी कुछ कुछ गिर जाए उसमें तो वो खराब हो जाता है। तो ये टांका कहलाता है, ठीक है। बाकी तालाब, कुआ, नदी ये परंपरागत विधि नहीं है, क्योंकि ये जल संरक्षण में नहीं आती, संग्रहण में। हाँ, तालाब आता है, बट तालाब क्या है, मानव निर्मित तालाब है तो। लेकिन यहाँ पर टांका और तालाब दोनों में तुम टांका करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जल संग्रहण कौन करता है? मानव करता है। तालाब अपने आप बन सकता है, बट टांका अपने आप नहीं बनेगा, उसको मानव बनाएगा, इसलिए यहाँ टांका आएगा, आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? याक पशु, ठीक है, ये भारत से संबंधित प्रश्न आया है। देखिए, मैं ये जो प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, ये आप एक बार इन प्रश्नों को पॉइंट करेंगे कि इंडिया में से कितने क्वेश्चन आए हैं और इंडिया के किस पार्ट में से क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक में से आए हैं, राजस्थान के किस टॉपिक में से क्वेश्चन आए हैं, और विश्व के बहुत भूगोल में से कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से आए हैं। तो वो आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। जो बार बार क्वेश्चन आ ही नहीं रहा जिस टॉपिक से, तो समझ लेना कि संभावना कम है। जिसमें से बार बार आ रहा है वो देखेंगे, जिसमें से अभी तक नहीं आया है लेकिन इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो भी आप देखेंगे। तो देखिए कौन सा आएगा इसमें, सुंदरवन आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, दार्जिलिंग आएगी या लद्दाख आएगा, बताइए। इससे पहले दो क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, 2015 वाली रीच में और 2018 वाली रीच में। ये राजस्थान की जल संरक्षण परंपरागत विधि जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था वो आ चुका है, दोनों रीच में आ चुका है। इसका मतलब जल संरक्षण से संबंधित प्रश्न हमेशा आएंगे। तो जल संबंधित कोई अगर अभियान भी चलाए तो वो आप जरूर देख के जाना। हालांकि करंट का ऑप्शन है, करंट का है, लेकिन आप उसको देख के जाना, जल संरक्षण से संबंधित कौन सी योजनाएं अभी चल रही हैं। देखिए, इसका आंसर होगा लद्दाख। याक लद्दाख में पाए जाते हैं। यहाँ देखेंगे हम अपने यहाँ बैल पाए जाते हैं, या हम सांड की बात करते हैं, एक मोटा सा और एक बड़ी सी सींग होते हैं उसके ऊपर। तो वो वैसे यहाँ पर लद्दाख में याक पाए जाते हैं। और लेकिन यहाँ के जो पशु होते हैं वहाँ के बाल नहीं पाए जाते, याक में बहुत बड़े बाल पाए जाते हैं, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। बाकी देखेंगे तो सुंदरवन में क्या पाया जाता है, सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। ये सुंदरवन, इस सुंदरवन में बंगाल रॉयल टाइगर पाया जाता है और सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, और इनको मैंग्रोव वन भी कहते हैं। ये यहाँ पर पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। आप जानते हैं इंडिया का सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। आगे देखेंगे हम, दार्जिलिंग की बात करेंगे तो ये चाय के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। अभी ताजा बात यह है कि दार्जिलिंग को नया एक राज्य बनाने में थे, हालांकि हुआ नहीं है, लेकिन दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। सबसे दार्जिलिंग ऐसा इलाका है जहां पर सबसे उत्तर में स्थित है, वो सबसे उत्तर में स्थित है, तो एक तरफ इसके नेपाल पड़ता है, दूसरी तरफ ये सिक्किम और भूटान पड़ता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? क्या पूछा है यहाँ पर, पृथ्वी का परिमंडल। प्रश्न वायुमंडल से आया है, दोनों रीट में 2015 और 18 वाली में से वायुमंडल में से प्रश्न आ चुका है, 2012 में भी वायुमंडल से प्रश्न आया है। तो देखिए ऐसे टॉपिक है जहां पर क्लियर वहां पर प्रश्न आएंगे, तो जहां पर बार बार प्रश्न आ रहे हैं उनके ऊपर आप 2-3 डॉट लगा लो,
कि यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आए हैं, 18, 15, 12 में आए हैं, और मैं करवा रहा हूँ उनमें भी देख लेंगे। तो कहने का मतलब इनमें से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब इस बार भी रिपीट होने के चांसेज हैं। जिनमें ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं उनको अच्छे से आप तैयार कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन वायुमंडल है, ओजोन मंडल है, जीव मंडल है और स्थल मंडल है। बताइए कौन सा हो सकता है इसका। ऊपर भारत से संबंधित ही प्रश्न दे रखे हैं 2015 और 18 वाले के, इनको भी आप देख लेना। इसका आंसर होगा ओजोन मंडल। देखिए वायुमंडल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पूछा है पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। पृथ्वी के परिमंडल की बात करेंगे तो देखो, जैवमंडल पृथ्वी से संबंधित, स्थल मंडल तो पृथ्वी से संबंधित होगा ही, और वायुमंडल भी। ओजोन मंडल ऐसा है जो पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर पाया जाता है, 20 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये ओजोन मंडल पाया जाता है। तो ये समताप मंडल का एक भाग है, तो ये पृथ्वी के परिमंडल का भाग नहीं माना जाएगा। पृथ्वी के परिमंडल का भाग सौरमंडल तक ही स्थित है, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में ये इसमें नहीं माना जाएगा, वो पृथ्वी का परिमंडल नहीं, वो वायुमंडल का माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 10वां सवाल, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैशाखी हवाएं चलती हैं। काल वैशाखी मतलब यहाँ पर जैसे लू चलती है, वहां पर वैसे ही काल वैशाखी चलती है। तो कौन सा आएगा, पश्चिमी बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। ये ऊपर 2015 और 18 से संबंधित सवाल देख सकते हैं, आए हुए हैं, तो इस बार आने के चांसेस हैं, इससे संबंधित देख लेना। बताइए। इसका आंसर होगा पश्चिमी बंगाल और असम दोनों हैं। इसमें बोनस अंक मिला था, शायद आप देख लेना। दोनों का काल वैशाखी हवाएं जो चलती हैं असम और पश्चिमी बंगाल में। अगर स्पेशली कभी कभी क्या होता है, असम नहीं आएगा तो पश्चिमी बंगाल जरूर आएगा। स्पेशली पश्चिमी बंगाल को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूंगा तो पश्चिमी बंगाल को मैं पहला नंबर दूंगा, बट दोनों ऑप्शन है तो हम दोनों माने जाएंगे। तो काल वैशाखी का समझ गए होंगे। बाकी इसके अलावा आपको पता है ग्रीष्मकालीन वर्षा भी होती है। ग्रीष्म काल का मतलब ग्रीष्म काल से पूर्व वर्षा होती है। काल वैसाखी और ग्रीष्म काल वर्षा से पूर्व दोनों में फर्क है, आप ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे यहाँ लू चलती है, वहां काल वैसाखी चलती है। तो लू चलती है तो अब यहाँ पर क्या होता है, वर्षा होती है। तो हम कुछ वर्षा की बात करेंगे जो ग्रीष्मकालीन वर्षा से पूर्व की वर्षा की बात करेंगे। तो वर्षा होती है तो इन इलाकों में वर्षा होती है। तो अगर असम असम में जो वर्षा होती है उसको बारदोली छीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, बारदोली छीड़ा। बारदोली छीड़ा कहते हैं। बारदोली छीड़ा का मतलब होता है ये चाय के लिए लाभकारी होती है। अगर ये वर्षा हो जाती है तो जो चाय की खेती होती है, चाय की खेती में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अब उसमें पानी बार बार बरसना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बरसना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर अगर ये वर्षा हो जाती है, आपको पता गर्मियों का मौसम है, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं हम, और गर्मियों में वर्षा हो रही है तो चाय चाय में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाती है वहाँ पर। अगर पश्चिमी बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिमी बंगाल में इसको क्या कहते हैं, बताइए। पश्चिमी बंगाल में क्या कहते हैं इसको। हाँ बताइए। पश्चिमी बंगाल में जो हवाएं चलती हैं इनको पश्चिमी बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं, अब इनसे वर्षा भी होती है, स्थानीय परिस्थितियों के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। अब आगे देखेंगे, अगर हम उड़ीसा की, बिहार की बात करेंगे तो इनकी तो बात कुछ है ही नहीं। अगर हम सिर्फ उनकी वर्षा की बात करेंगे तो अगर केरल और कर्नाटक की बात करेंगे तो वहाँ पर कौन सी है, वहाँ पर अगर आम की खेती के लिए, मतलब आम के जो पेड़ होते हैं उनमें फूल लगे होते हैं, अगर वर्षा हो जाती है तो फूल अच्छे से खिल जाते हैं और बहुत जल्दी पक फूल निकल के आम बन जाते हैं। तो इसके लिए जो है वहाँ पर आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आम, अगर वर्षा नहीं होगी तो आम का उत्पादन कम होगा, बट अगर वर्षा हो गई है तो ये समझ लीजिए कि आम्र वर्षा उसमें बड़ी पैमाने पर आम की उत्पादन होगा, तो उसको आम की खेती का आम वर्षा कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर इसके साथ अगर केरल की बात करेंगे तो केरल के कुछ भागों में तो वहां पर चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, क्योंकि चेरी की खेती के लिए भी, वैसे आम की है वैसे चेरी की खेती के लिए भी ये इसमें चेरी ब्लॉसम कहा जाएगा। इसके अलावा कॉफी के बागान होते हैं, कर्नाटक और केरल दोनों में ही है, स्पेशली कर्नाटक में भी है। तो वहां पर क्या कहते हैं, कॉफी शावर भी कहते हैं इसको। तो ये नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है।
किसकी बात की कि गहन निर्वाह है। दो नाम है यहाँ पर। निर्वाह कृषि मतलब अपने पेट के लिए पहले की जाएगी, पेट पूजा के लिए पहली कृषि की जाएगी। और गहन का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने की कोशिश की जाती है इसमें। खेत छोटे होते हैं, बड़े खेत नहीं होते, लेकिन बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। तो बताइए कौन सा होगा? शीतोष्ण प्रदेशों में, भूमध्य सागरीय में, मानसूनी प्रदेश में और अर्ध शुष्क प्रदेशों में, कौन से में की जाएगी? देखो, आपने नाम सुना होगा मानसून का जुआ। अगर मानसून की जुए की हम बात करेंगे तो उसमें गहन निर्वाह कृषि की जाएगी। मानसून प्रदेश आएगा इसका आंसर। मानसून प्रदेश, ये जो प्रदेश है, ये वाले इलाके, ये मानसूनी प्रदेश कहलाएंगे। इसमें इंडिया भी आएगा, चाइना भी आएगा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ये सारे देश आएंगे यहाँ वाले। और पाकिस्तान, नेपाल वगैरह ये सारे आएंगे। भारत के पड़ोसी सारे देश जितने भी, वो सारे मानसून प्रदेश में आते हैं। इन्हीं देशों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। छोटे पैमाने पर कृषि की जाती है, लेकिन उत्पादन बड़े से बड़े करने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। बाकी ऊपर क्वेश्चन दे रखा है भारत से संबंधित, तो वो भी आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे। कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? कौन सी विश्व की छत के नाम से? भू आकार, या उसको मान सकते हैं भू आकार दे रखा है, यहाँ पर पठार का नाम नहीं दे रखा। तो बताइए कौन सा आएगा? महाहिमालय, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, दक्षिण का पठार। ये सवाल भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जा चुका है। कम से कम ये भी 10-15 बार पूछा जा चुका है। इससे भी ज्यादा पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन तो काफी फेवरेट है। बताइए, इसका आंसर होगा पामीर का पठार। पामीर का पठार कहाँ स्थित है? हम जानते हैं कि ये हमारा भारत है, तो भारत के यहाँ पर उत्तर में स्थित है पामीर का पठार। अब इसको छत क्यों कहते हैं? हम जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पर हिमालय में पाई जाती हैं। तो हिमालय में चोटियां पाई जाती है सबसे ऊंची। अब उन चोटियों को ना छत कहकर पामीर के पठार को छत क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है छत फ्लैट होती हैं, चोटियां यूं होती हैं, ऊपर से नुकीला भाग होता है। अगर छत कहेंगे तो छत क्या होती है? फ्लैट। तो ये जो पामीर का पठार है, ये फ्लैट है और लगभग 6000 मीटर ऊंचाई पर है, मतलब 6 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर ये फ्लैट है काफी। इसलिए इसको विश्व की छत कहते हैं। छत का मतलब आसपास के एरिया से जो ऊंची होती है और वो फ्लैट हो, वो इलाका उसका छत कहलाएगा। जैसे अपने मकान की छत होती है, हमसे ऊपर है और फ्लैट है। ये पूरे विश्व से ऊपर है 6000 मीटर पे और ये फ्लैट है। तो इसलिए पामीर का पठार को हमेशा विश्व की छत कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं स्थानांतरित कृषि के बारे में बात की गई थी 2015 में, और 2018 में जनजातियों से संबंधित बात की गई थी। तो ये भी आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है किससे है? संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से, ऊर्जा संसाधनों के विकास से। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें, प्लस अपने लिए भी वो संसाधनों का क्या करें? उपयोग करें। वही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो बताइए इसमें क्या होगा? संसाधनों के अधिकतम उपयोग, संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से, ऊर्जा संसाधनों के विकास से। बताइए, इसमें 3 ऑप्शन सही हैं अगर बारीकी से देखा जाए तो, लेकिन एक मेन ऑप्शन है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो है संसाधनों के संरक्षण से। अभी मैंने बताया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखें। ऐसा नहीं है कि सारे चीजों का हम उपभोग कर ले, आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़े भी नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षण करना पड़ेगा, तभी सतत पोषणीय होगा। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो पोषण चलता जाएगा। इसके अलावा 2015 वाली और 2018 वाली वैकेंसी में जो सवाल आए थे, आप उनको देख लेना अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद में आगे चलते हैं। वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है। वन्य जीवों का मतलब जो जीव जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, वो कम क्यों हो रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बताइए। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, बांधों का निर्माण, बाढ़, या नगरीकरण। बताइए, वन्य जीवों का कम होने का प्रमुख कारण बताइए कौन सा हो सकता है? देखिए, इसमें आंसर नगरीकरण होगा। वन्य जीवों के कम होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है?
नगरीकरण। क्या सवाल सही है? इसमें देखिए दो ऑप्शन है, आप अगर देखोगे तो इसके आंसर दो हो सकते हैं। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना हो सकता है, लेकिन नगरीकरण प्रमुख है। इसमें प्रमुख कारण पूछा है। आपको पता है जहाँ पहले खेती होती थी वहां पर आज शहर बस गए हैं, जंगलों के पास में भी शहर बस गए हैं, तो हम वन्य जीवों के कम होने का प्रमुख कारण हम मान सकते हैं नगरीकरण। अब प्राकृतिक आवास तो प्राकृतिक आपदाओं से भी नष्ट हो सकते हैं, तो नगरीकरण आप ध्यान रखेंगे। बाकी दोनों ऑप्शन आप ऊपर देख सकते, दोनों आंसर एक बार 2015 और 18 वाली वैकेंसी के भी आप देख सकते हैं कि कौन सा होगा। ठीक है, इनमें से आप देख लेना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अगर आप देखेंगे तो एक तरफ संसाधन का प्रकार है, दूसरा उसका उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है अनवीनीकरणीय। तो अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक संसाधन जल, जैव संसाधन वन, सर्वव्यापक संसाधन तांबा। बहुत ही सिंपल आंसर है, बता सकते हैं इसका। बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सर्वव्यापक संसाधन तांबा। तांबा सर्वव्यापक नहीं होता, कि आपको पता है तांबा खेतली सिंगाना वहीं पाया जाता है। ठीक है, खेतली सिंगाना कहाँ है? कहाँ है खेतली सिंगाना? खेतली सिंगाना है झुंझुनू में। अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है जो कभी भी वापस एक बार अगर हमने गैस जला दी तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकती, उसका रूप बदल जाता है। प्राकृतिक संसाधन जल है, जीव संसाधन वन भी है जिसमें जीव पाया जाता है। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। किस महासागर में मेरियाना ग्रंथ स्थित है? मेरियाना ग्रंथ की बात की गई है। अब मेरियाना ग्रंथ हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर और उत्तरी ध्रुव सागर। बताइए कहां पर हो सकता है? बताइए। इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। देखिए ये है अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर है। पृथ्वी गोल है, दोनों तरफ से ये एक ही महासागर आएगा। यहाँ पर प्रशांत महासागर, इसमें प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है। देखिए गर्त है, ये खाई है, वैसे इसको मेरियाना खाई कहते हैं। यहाँ पर गर्त देखा दे रखा है तो हम वही मानेंगे। मेरियाना खाई के अंदर चैलेंजर गर्त है, वही सबसे डीप गर्त माना जाता है। 11, इसमें क्या है 11 किलोमीटर से ज्यादा, ये क्या है गहरा है। विश्व में सर्वाधिक गहराई इसी मेरियाना गर्त के, विश्व में सर्वाधिक गहराई मेरियाना गर्त के चैलेंजर इसमें डीप में पाई जाती है। तो प्रशांत महासागर। अब बताइए एक दूसरा और है, हिंद महासागर में भी एक गर्त है। हिंद महासागर ये रहा, इस हिंद महासागर में एक गर्त है, इसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बिल्कुल बताना, क्योंकि वो इस बार क्या पता वो पूछ ले, प्रशांत महासागर के बारे में पूछ चुका है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? कौन सा है धात्विक खनिज? क्या बॉक्साइट है? बॉक्साइट नहीं है। क्रोमाइट, तांबा और ये है अब्रक। ये गलत दे रखा है, इसका नाम आएगा अब्रक। अब्रक। बताइए, धात्विक खनिज के बारे में पूछा है कि कौन सा नहीं है। हम जानते हैं कि बॉक्साइट, क्रोमाइट और तांबा धात्विक खनिज, इनमें धातु पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा डी अब्रक। अब्रक एक धात्विक खनिज नहीं है और ये विद्युत का कुचालक है, देखेंगे। और इसमें आगे देख सकते हैं खनन खनिजों से संबंधित एक प्रश्न 2015 में भी आ चुका है कि कौन सा खनन क्षेत्र नहीं है, तो इसमें देख सकते हैं ये सम्मिलित करने वाला था। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा, बहुत ही सिंपल आंसर आप दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा और छोटा ध्यान रखेंगे इसका। थोड़ा सा ये कट गया है, फिर भी आप देख लेना। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। बताइए कौन सा? ये देखिए ये यूरोप है, पहला ये एशिया है। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया, उससे छोटा
ऑस्ट्रेलिया। तो सी आंसर आएगा इसका। पहले नंबर पर आएगा सबसे बड़ा है एशिया। अगर एशिया की बात करेंगे तो ये लगभग कितना है, 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हालांकि क्षेत्रफल कभी नहीं पूछता, सबसे बड़ा सबसे छोटा या इनका ज्यादा से ज्यादा क्रम पूछ सकता है। दूसरे नंबर पे आएंगे हम, तो दूसरे नंबर पे देखेंगे अफ्रीका। कौन सा आएगा, अफ्रीका। ये कितना है, लगभग 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास में है। तीसरे नंबर पे आएगा उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे आएगा, कौन सा आएगा चौथे नंबर के ऊपर, ये है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, महाद्वीपों के बारे में लगातार सवाल पूछ रहे हैं, तो महाद्वीपों महाद्वीपों की सामान्य जानकारी आपको छठी क्लास की बुक में मिल जाएंगी। और पांचवें नंबर पे कौन सा आएगा बताइए, पांचवें नंबर पे आएगा अंटार्कटिका। कौन सा आएगा, अंटार्कटिका। छठे नंबर पे यूरोप आएगा, आप ध्यान रखेंगे। और सातवें नंबर पे सबसे ऑस्ट्रेलिया। समझ गए होंगे। अगर हम सबसे बड़े की बात करेंगे तो कौन सा आएगा, एशिया, लगभग 4.5 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। और सबसे छोटे की बात करेंगे सातवें नंबर पे, सात महाद्वीपों में से सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे तो ये लगभग कितना है, 86 लाख। कितना है, 86 लाख किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में है। तो दोनों सबसे बड़ी और सबसे छोटी। क्रम देख सकते हैं आप, पहला एशिया हो गया है, दूसरा कौन सा हो गया, अफ्रीका, तीसरा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखेंगे। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, उत्तर में स्थित उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा, तो वो आएगा यूरोप। तो ध्यान रखना है, ऐसे कभी पूछ भी सकता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो आप कहीं ऐसा नहीं हो कि ऑस्ट्रेलिया टिका हो, तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यार एक सवाल 2015 में पृथ्वी से संबंधित आ चुका है, जिसको भी आप देख लेना। सवाल खत्म हो चुके हैं हमारे। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना, और साथ ही ये बताना कि आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक्स में से कितने कितने क्वेश्चन, जब आप कमेंट बॉक्स में क्लास शुरू हो जाए उससे पहले, शुरू होने से पहले आप आपस में बात करते हैं। तो मैंने देखा कि आप काफ़ी लोग आपस में बातें करते रहते हैं। उससे अच्छा आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, लगभग 85 दिन बचे हैं आपके पास। और अगर 85 दिन बचे हैं तो आपके पास बहुत कम टाइम है। अगर आज मैंने बताया कल मेरी क्लास शुरू होती है, मैम की क्लास शुरू होती है, उससे पहले पिछली क्लास के बारे में आप डिस्कस कीजिए, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिए आप, क्योंकि मैंने देखा आप 10 से 15 मिनट पहले आ जाते हैं और आप बात करते रहते हैं। तो एक बार आप डिस्कस करिए, और जो मैंने पढ़ाया है उन टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस कीजिए कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था, तो विश्व के जो भूगोल थे उससे इतने क्वेश्चन आए हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, और भारत से संबंधित, भारत के भूगोल से संबंधित इतने टॉपिक, इन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, राजस्थान से संबंधित इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए, इनमें से चांसेज है, इनमें से न्यूनतम चांसेज है। ये चीज आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। देखिए, और जल्दी ही मैं लाइव क्लास लेके आऊँगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि यहाँ पर वाईफाई की अवेलेबिलिटी नहीं है। और आपने देखा होगा मेरे पास जो पहली क्लास थी वो मैंने सिर्फ डेटा डेटा से चलाई थी, वैसे डेटा कार्ड से चलाई थी, तो वो चलती नहीं है, मोबाइल से भी नहीं चलती, क्योंकि हमें लैपटॉप पे क्लासें लेनी होती हैं, और लैपटॉप पे जो हैवी प्रोग्राम होते हैं वो इनसे नहीं चल पाते। तो इसलिए अब वाईफाई में थोड़ा सा टाइम लगेगा कनेक्शन में, देखते हैं कैसे सोल्यूशन होगा। बट मेरी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, आप क्लासों को अच्छे से लीजिए, इन क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। ये जो पीडीएफ है, इन पीडीएफ को मैं जल्दी ही आपके साथ में टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे आप देख लेना। तीनों रीट के 2018, 15 और 2012 वाली ग्रेड है, इन तीनों के मैंने एक ही पीडीएफ में प्रोवाइड करवा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पर टिक लगाए हैं। इसमें मैं सिर्फ 2012 वाली रीट के ही, जो थर्ड ग्रेड हुई थी, उसी के क्वेश्चनों को मैं टिक लगाऊंगा। 2015 और 18 वाले नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं पहले से वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो वो क्वेश्चन आप अपने हिसाब से रिकॉल करके उसको टिक लगवा लेना या देख लेना। आप कुछ नहीं, आप एक बार इसको पढ़ लो अच्छे से। अभी मैंने पढ़ाया, एक बार आप और पढ़ लो। इसको पढ़ने के बाद में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम 85 दिन है, कहाँ भूलोगे आप। अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी से, आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। अगर क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। ये हमने इसमें देख लिया, एशिया 4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है और ऑस्ट्रेलिया 86 लाख वर्ग किलोमीटर में है। अगर इससे पिछले वाला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, तो कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, तो हमने बर्फ देख लिया था, बाकी के धात्विक है।
देखेंगे। देखो टिन, अगर हम बात करेंगे टिन की, टिन, टंगस्टन, निकल वगैरह हैं तो वो ध्यान रखेंगे, वो धात्विक खनिजों में आते हैं। देखिए आगे चलते हैं कि किस महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है। अगर चैलेंजर गर्त की भी बात करेंगे, मेरियाना गर्त की दोनों प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में कौन सा गर्त स्थित है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें हमने देखा था सर्वव्यापक तांबा नहीं होता, बाकी अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक संसाधन जल भी है, जैव संसाधन वन भी है, हमने देख लिए। अब आगे चलते हैं, वन्य जीवों के कम होने का प्रमुख कारण कौन सा है। नगरीकरण है, अगर नगरीकरण नहीं होता तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना होता। क्लियर। फिर आगे चलते हैं, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है, संसाधनों के संरक्षण से ही सतत पोषणीय विकास हो सकता है। संसाधनों का खराब संरक्षण कर लिया तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो मिलेगा भी ना, उसका पोषण हो सकेगा। कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। पामीर का पठार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है और ये भारत के उत्तर में स्थित है, महान हिमालय के भी उत्तर में। विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। प्रदेश की बात की गई तो ये है मानसूनी प्रदेश, जिसमें भारत के पड़ोसी देश आते हैं सारे, ये एशियाई प्रदेश कहलाते हैं जहाँ गहन निर्वाह कृषि की जाती है। अगर महाद्वीप पूछेंगे तो सिर्फ एशिया आएगा, आप ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे इसमें किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में काल वैसाखी हवाएं चलती हैं। पश्चिमी बंगाल और असम दोनों में चलती हैं। अगर एक ऑप्शन आएगा तो पश्चिमी बंगाल आएगा, बट दोनों आ रहे हैं तो दोनों के दोनों सही है। और वर्षा के बारे में बता दिया था, असम में बारदोली छिड़ा होती है, और अगर हम बात करेंगे कर्नाटक में होती है आम्र वर्षा होती है, केरल में चेरी ब्लॉसम होती हैं, और कॉफी वर्षा भी होती है, कौवा वर्षा भी कह सकते हैं उसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। ओजोन परिमंडल नहीं है, क्योंकि वायुमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल पृथ्वी के सौरमंडल से संबंधित है ये सारे। बट ओजोन मंडल किससे है, समताप मंडल से संबंधित है, तो ये पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर है, तो ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन यही आंसर होगा, बाकी ये ऑप्शन में ठीक नहीं है। देखिए आगे, भारत किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है। तो लद्दाख है, लद्दाख जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में याक पशु मिलते हैं। बाकी सुंदरवन की हमने बात की जा चुकी थी, ये डेल्टा है, इसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, बंगाल टाइगर इसमें पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, दार्जिलिंग की चाय प्रसिद्ध है सबसे, और ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। देखिए कौन सा वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। परंपरागत पूछी है, जो लोग परंपराओं से करते आ रहे हैं, तो इसमें आएगा टांका। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरावली श्रेणी के लिए सही है। अरावली श्रेणी जल विभाजक का काम करती है। आगे चलते हैं, उद्योग और स्थान दे रखे हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है यहाँ पर। तो हिंदुस्तान एचएमटी अजमेर में, बॉल बेरिंग अलवर में नहीं है, सीमेंट चित्तौड़ में है, विद्युत मीटर का निर्माण जयपुर में किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख अब्रक उत्पादक जिले कौन से हैं। तो भीलवाड़ा है पहला, फिर अजमेर है, फिर जयपुर है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापी ऊर्जा केंद्र स्थित है। बारा, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, तो इसमें कौन सा होगा। बारा। तापी विद्युत गृह कहाँ स्थित है, अंता में, बारा में है। ओके, देखते हैं आगे। ये है पहला सवाल, शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है। बढ़ती महंगाई शहरीकरण का कारण नहीं हो सकता, बाकी शहरीकरण का कारण है। ओके, देखिए ये रीच 2012 से संबंधित ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आपको आई थिंक अब देखने की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ एक बार इसकी पीडीएफ को एक बार देख लेना, मैं टेलीग्राम पे डालवा दूंगा आज। उसको देखने के बाद आप दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, आप 85 दिन तक उसको नहीं भूलोगे। ऐसा नहीं हो कि इस पीडीएफ को आपने, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको हाथों हाथ वापस रिपीट करवाऊंगा, प्लस पीडीएफ आप देख लेना एक बार, फिर उसके बाद में देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप रिकॉल हो जाएगा, तो ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। मैम की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, फिर भी मैं ले रहा हूँ, और मैम की क्लासें लेते रही हैं, उनके नोट्स रिवाइज कर लेना। इसके साथ में क्लास मत छोड़ना, आप क्लास ले लो बस बहुत है। बार बार 3-4 जगह से आप क्लास लोगे तो आपका काम, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप एक जगह क्लास लें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।